हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार पूरा स्वागत है आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल अभियान बायोलॉजी क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एनाटॉमी ऑफ रूट एंड स्टेम, जड़ और तना की आंतरिक संरचना के विषय में। तो यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं टीजीटी पीजीटी के दृष्टिकोण से। तो यहाँ पर देखिए, बहुत डीपली ना पढ़ते हुए हम लोग केवल उन्हीं पॉइंट पे फोकस करेंगे जो कि हमारी परीक्षा के लिए इम्पॉर्टेंट है। नहीं तो ये वीडियो फालतू में काफ़ी लंबा हो जाएगा और वो आपके लिए उपयोगी भी नहीं रहेगा। तो चलिए देखते हैं बिना देरी के कि रूट डिफरेंशिएट फ्रॉम द रेडिकल ऑफ एम्ब्रियो। मीन्स जब जिस समय सीड का जर्मिनेशन होता है तो उसमें जो रेडिकल वाला पार्ट है उसी रेडिकल से जड़ का विकास होता है, रूट का विकास होता है। तो ये पॉइंट आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि जड़ का विकास रेडिकल से होता है और जो तना होता है उसका विकास प्लूम्यूल से होता है। तो ये तो हमारा पहला पॉइंट हो गया कि रूट्स किस से डिफरेंशिएट होता है, तो रेडिकल से। इसके बाद यहाँ पर देखिए दूसरा पॉइंट है कि क्यूटिकल और स्टोमेटा, ये दो चीज़ नहीं पाए जाते हैं जड़ में। क्यूटिकल क्या होती है? तो क्यूटिकल जो होती है एपिडर्मिस के ऊपर पाई जाने वाली एक परत होती है जो कि सुरक्षात्मक होती है। तो यहाँ जड़ में क्यूटिकल एब्सेंट होती है और स्टोमेटा या रंध्र भी नहीं पाए जाते हैं जड़ में। तो ये पॉइंट भी यहाँ पर विशेष तौर पर ध्यान दीजिएगा। इसके बाद यहाँ से जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है टीजीटी में वो ये है कि इनमें जो लेटरल ब्रांचेज निकलती हैं, जैसे आपका जो जड़ हो गया, एक तो ये मेन जड़ हो गया, बाकी जो यहाँ पर लेटरल ब्रांचेज निकलती हैं जड़ों में, रूट्स में, इनका ओरिजिन कहाँ से होता है, कहाँ से ये जड़ें निकलती हैं? तो ये पेरीसाइकिल से निकलती हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि जड़ों में लेटरल ब्रांचेज का विकास कहाँ से होता है, तो ये पेरीसाइकिल से होता है। और ओरिजिन में ये कैसी होती हैं? तो इंडोजीनस होती हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि स्टेम में यही चीज़ एक्सोजीनस होती है, लेकिन रूट में ये चीज़ इंडोजीनस होती है। तो पेरीसाइकिल और इंडोजीनस डेवलपमेंट, ये दोनों पॉइंट यहाँ पर ध्यान देना है लेटरल ब्रांचेज के लिए। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि एपिडर्मिस इज सिंगल लेयर्ड एपिब्लेमा। इसकी जो एपिडर्मिस होती है वो सिंगल लेयर की होती है और उसे हम लोग एपिब्लेमा के नाम से जानते हैं। कंटेनिंग ट्राइकोब्लास्ट फ्रॉम व्हिच यूनिसेलुलर रूट हेयर्स अराइजेज। और इस एपिब्लेमा पर ट्राइकोब्लास्ट पाए जाते हैं। इसी ट्राइकोब्लास्ट से एक कोशिकीय रूट हेयर्स निकलते हैं। अब यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि रूट हेयर्स कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं या फिर मल्टीसेलुलर होते हैं? तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि रूट हेयर्स जो होते हैं ये यूनिसेलुलर होते हैं। वहीं जब आप स्टेम पढ़ेंगे तो वहाँ पर शूट हेयर्स पाए जाएंगे और वो शूट हेयर्स कैसे होते हैं, वो मल्टीसेलुलर होते हैं। तो इसलिए ये पॉइंट यहाँ पर ध्यान देना है कि रूट हेयर्स कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं और इनका विकास किससे होता है, तो ट्राइकोब्लास्ट से विकास होता है। ट्राइकोब्लास्ट कहाँ पाए जाते हैं, तो एपिब्लेमा पर। एपिब्लेमा क्या होती है, तो जो स्टेम में आप एपिडर्मिस पढ़ते हैं वही रूट में एपिब्लेमा के नाम से जानी जाती है। आप साधारण तौर पर यही समझ सकते हैं। इसके बाद यहाँ एक और क्वेश्चन बनता है कि जड़ों में जो वैस्कुलर बंडल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? तो इसके पहले आपने पढ़ा था वैस्कुलर बंडल में एक रेडियल होता है और दूसरा कंजॉइंट होता है। तो रेडियल वैस्कुलर बंडल्स हमें रूट में देखने को मिलते हैं और यहाँ पर जो जाइलम होगा वो इक्सार्च होगा। जाइलम इक्सार्च होने का मतलब वहाँ पर बताया गया था कि जैसे आप यहाँ पर टीएस काटते हैं तो जो प्रोटोजाइलम होगा वो बाहर की तरफ होगा, मीन्स पेरिफेरल होगा, और जो मेटाजाइलम होगा वो अंदर की तरफ होगा, पीठ की तरफ होगा। अभी आगे इसका फिगर लगा हुआ होगा, फिगर से आपको समझा देंगे। यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि कैस्पेरियन पट्टियाँ पाई जाती हैं इंडोडर्मिस के ऊपर। जो इंडोडर्मिस होती है उस पर कैस्पेरियन पट्टियाँ पाई जाती हैं और इन कैस्पेरियन पट्टियों की खोज कैस्पर नामक साइंटिस्ट ने किया था। और यहाँ पर हाइपोडर्मिस एब्सेंट होती है। ये पॉइंट भी ध्यान दीजिएगा कि जड़ में हाइपोडर्मिस नहीं पाई जाती है। यहाँ पर कैस्पेरियन पट्टियाँ जो होती हैं वो कुछ कोशिकाओं में एब्सेंट होती हैं
कैसी कोशिकाओं में? जो कोशिकाएं प्रोटोजाइलम के ठीक सामने होती हैं उनमें कैस्पेरिन पट्टियाँ नहीं पाई जाती हैं। तो ऐसी कोशिकाओं को हम पैसेज सेल के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा कुछ एक फिगर लगा हुआ है, फिगर आपको पहले समझा देते हैं फिर इसके बाद बताते हैं। यहाँ पर देखिए ये रूट हेयर्स है और ये इपिब्लेमा है। ये जो लेयर है ये इपिब्लेमा कहलाती है और इस पर जो रूट हेयर्स होते हैं वो कैसे होते हैं? एक कोश की होते हैं। बाकी का जो पार्ट होता है ये पूरा ये कार्टेक्स के नाम से जाना जाता है। तो ये कार्टेक्स हो गया। इसके बाद कार्टेक्स के नीचे ये जो कोशिकाएं आप देख रहे हैं जिनका आकार ढोलक नुमा आपको दिख रहा है ये एंडोडर्मिस होती है और उसी के नीचे पाई जाती है एक और पतली वाली लेयर, ये जो आप देख रहे हैं इसे हम पेरीसाइकिल के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर चूँकि जो वैस्कुलर बंडल्स होते हैं वो रेडियल होते हैं, तो रेडियल होने की वजह से जैसे यहाँ पे देखिए फ्लोएम यहाँ पर मौजूद है तो जाइलम ये सभी है, फिर यहाँ पर फ्लोएम है तो ये सभी जाइलम है, फिर यहाँ पे फ्लोएम होगा ये जाइलम है, यहाँ पे फ्लोएम है ये सभी जाइलम है। तो इनमें जो व्यवस्था होती है वो रेडियल होती है, मीन्स अलग अलग त्रिज्या पर जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो बड़े कैविटी वाले जाइलम है मीन्स जो मेटा जाइलम है ये पिथ की तरफ है और जो छोटे कैविटी वाले जाइलम है ये पेरिफेरल होते हैं, बाहर की तरफ होते हैं। जो प्रोटोजाइलम जिन्हें बोलते हैं ये बाहर की तरफ होते हैं, मेटाजाइलम अंदर की तरफ होते हैं। इसी को इक्सार्च कंडीशन कहा जाता है। इक्सार्च मीन्स क्या होता है कि प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ होते हैं। तो यहाँ से जो अभी आपने पढ़ा कि लैटरल ब्रांचेज कहाँ से निकलती हैं? पेरीसाइकिल से निकलती है। इनमें जाइलम कैसा होता है जड़ों में? तो इक्सार्च जाइलम पाया जाता है। इक्सार्च जाइलम का मतलब क्या होगा कि प्रोटोजाइलम जो होगा वो बाहर की तरफ और मेटाजाइलम अंदर की तरफ होगा। यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि कैस्पेरियन पट्टियाँ क्या होती हैं। तो अभी आपने पढ़ा कि एंडोडर्मिस जो होती है तो इसी एंडोडर्मिस की कोशिकाओं के ऊपर, जैसे मान लीजिए एंडोडर्मिस की ये कोशिका है तो इसी कोशिका के ऊपर एक और ऐसे कवचनुमा संरचना पाई जाती है, इसी को कहते हैं कैस्पेरियन पट्टियाँ। लेकिन ऐसी कोशिकाएं एंडोडर्मिस की वे कोशिकाएं जो प्रोटोजाइलम के ठीक सामने, जैसे ये प्रोटोजाइलम के ठीक सामने है तो इसमें कैस्पेरियन पट्टी नहीं पाई जाती, बाकी अगल बगल पाई जाएंगी। यहाँ पर देखिए ये प्रोटोजाइलम है तो इसके सामने जो कोशिका होगी यहाँ पर कैस्पेरियन पट्टी नहीं पाई जाएगी। ये प्रोटोजाइलम है तो यहाँ जो सामने की कोशिका इस पर कैस्पेरिन पट्टी नहीं पाई जाएगी। तो इन कोशिकाओं में कैस्पेरिन पट्टियाँ नहीं पाई जाती हैं, इसलिए पैसेज सेल का कार्य करती है, मीन्स मार्ग कोशिकाएं या द्वार कोशिकाएं के नाम से जानी जाती हैं इन्हीं को। तो वही चीज़ अभी आपने पढ़ा था कि पैसेज सेल कहाँ पे एब्सेंट होती है, तो ऐसी कोशिकाएं जो कि प्रोटोजाइलम के ठीक सामने व्यवस्थित होती हैं उन कोशिकाओं में पैसेज सेल्स नहीं पाई जाती हैं। ये इसका आउटलाइन डायग्राम है, तो इससे कोई विशेष मतलब नहीं है यहाँ पर। तो वही चीज़ें यहाँ पर अभी आपने पढ़ा था, देख लीजिए यहाँ पर क्या क्या इम्पोर्टेंट है। तो जड़ों का विकास कहाँ से होता है? रेडिकल से होता है। इनमें क्यूटिकल और स्टोमेटा ये दोनों नहीं पाए जाते हैं। जो लैटरल ब्रांचेज होती हैं कहाँ से निकलती हैं? पेरीसाइकिल से। इंडोजीनस इनका ओरिजिन होता है और इनमें जो हेयर्स होते हैं वो कैसे होते हैं? एक कोशिकीय होते हैं। और हेयर्स का विकास कहाँ से होता है? तो ट्राइकोब्लास्ट से होता है। बाकी इनमें जो वैस्कुलर बंडल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? तो वैस्कुलर बंडल्स रेडियल होते हैं। रेडियल का मतलब कि जाइलम और फ्लोएम अलग अलग त्रिज्या पर व्यवस्थित होते हैं। और जाइलम एक्सार्च होते हैं। एक्सार्च का मतलब प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ, मेटाजाइलम अंदर की तरफ। कैस्पेरियन पट्टियाँ पाई जाती हैं इंडोडर्मिस में और इनकी खोज कैस्पर नामक साइंटिस्ट ने किया था। हाइपोडर्मिस नहीं पाई जाती है। कैस्पेरियन पट्टियाँ उन कोशिकाओं में नहीं होती हैं जो कि प्रोटोजाइलम के ठीक सामने होती है। तो ऐसी कोशिकाओं को पैसेज सेल या मार्ग कोशिकाएं या द्वार कोशिकाओं के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पर देखिए, अब रूट भी दो प्रकार की हो सकती है, या तो डाइकाट प्लांट की रूट होगी, द्विबीजपत्री पौधे की रूट होगी, या फिर मोनोकाट प्लांट की रूट होगी, एक बीजपत्री पौधे की रूट होगी। तो दोनों में कुछ डिफ्रेंसिएशन होता है। जैसे यहाँ पर देखिए कि जाइलम बंडल्स साधारण तौर पर 2 से 4 की संख्या में पाए जाते हैं, मीन्स जाइलम बंडल्स की संख्या कम होती है। लेकिन अगर ये मोनोकाट रूट होगा तो वहाँ पर जाइलम बंडल्स की संख्या मोर देन 6 होती है, 6 या उससे ज़्यादा होती है। ये चीज़ है।
पिथ यहाँ पर बहुत कम डेवलप होता है। जो डाइकाट रूट होती है उनमें पिथ बहुत कम डेवलप होता है, लेकिन मोनोकाट रूट में क्या है कि पिथ बहुत अच्छे से डेवलप होता है। जाइलम वेसल्स जो होती है एंगुलर होती है, कोणीय दिखाई देती है, और यहाँ पर जो जाइलम वेसल्स हैं वो राउंडेड दिखाई देती है। अभी इसको हम आपको फिगर में दिखा देंगे, राउंडेड या फिर ओवल दिखाई देती है। यहाँ पर एक पॉइंट देखिए लिखा है कि चना में और सूरजमुखी में इनमें टेट्रार्च जाइलम होता है। टेट्रार्च का मतलब होता है कि 4 जाइलम पाए जाते हैं, लेकिन बरगद में पॉली आर्च जाइलम होता है। पॉली आर्च का मतलब होता है कि 4 से ज़्यादा जाइलम पाए जाते हैं। यहाँ पर इसी प्रकार से आपने पढ़ा था कि मोनोकाट में साधारण तौर पर 6 जाइलम बंडल होते हैं, लेकिन प्याज में 2 से 6 जाइलम के बीच में पाए जाते हैं, मतलब 6 से कम भी पाए जा सकते हैं। यहाँ पर कहने का ये मतलब है। तो इस प्रकार से आप मोनोकाट और डाइकाट रूट में अंतर समझ सकते हैं कि डाइकाट रूट में जाइलम बंडल की संख्या कम होती है, मोनोकाट रूट में जाइलम बंडल्स की संख्या ज़्यादा होती है। डाइकाट में पिथ कम डेवलप होती है, मोनोकाट में पिथ अच्छे से डेवलप होता है। और डाइकाट में जो जाइलम है तो जाइलम की वाहिकाएं कोणीय होती हैं, एंगुलर होती है, और वहाँ पर राउंडेड या ओवल होती है। इस चीज़ को हम राउंडेड और ओवल को भी फिगर में आपको दिखा दे रहे थे। यहाँ पर देखिए जो जाइलम आप देख रहे हैं ये कोणीय होती है। इस प्रकार से इनकी व्यवस्था जो है ये ऐसे आपको देखने को मिल रहा है। तो जाइलम चाहे प्रोटोजाइलम हो या मेटाजाइलम, ये कैसे हैं, एंगुलर या कोणीय है। वही आपको हम मोनोकाट रूट का फिगर दिखाते हैं। मिनट, ये देखिए रूट हेयर्स आपको दिख रहे हैं, एपिब्लेमा हो गया, रूट हेयर्स हो गया, यहाँ पर ये कार्टेक्स है। ये देखिए यहाँ पर जो जाइलम है ये कैसे है, तो जो मेटाजाइलम है ये बड़े से ऐसे गोलाकार आपको दिख रहे हैं या अंडाकार, और जो छोटे वाले जाइलम है ये भी आपको ओवल शेप में दिख रहे हैं। तो मोनोकाट में जो जाइलम आप देख रहे हैं वो या तो राउंडेड है या तो ओवल शेप है, अंडाकार है। लेकिन जो आपने डाइकाट में जाइलम देखे थे वहाँ पे जाइलम कैसे होते थे, एंगुलर या कोणीय होते थे। यहाँ पर देखिए पिथ बहुत अच्छे से डेवलप है, वहाँ पर पिथ बहुत कम पाया जाता है, लेकिन यहाँ पर पिथ बहुत ज़्यादा मात्रा में मौजूद है। तो यहाँ पर भी देखिए जो मेटाजाइलम ये पिथ की तरफ है और जो प्रोटोजाइलम ये बाहर की तरफ है। तो इसी कंडीशन को एक्सार्च कंडीशन बोला जाता है। बाकी आप देख ही रहे हैं कि ये एंडोडर्मिस की लेयर हो गई और उसके नीचे ये पेरिसाइकिल की लेयर है। बाकी यहाँ पर फ्लोएम फिर जाइलम, फिर इसके बाद फ्लोएम फिर जाइलम, फिर फ्लोएम फिर जाइलम। तो इस प्रकार से इनकी अरेंजमेंट यहाँ पर होती है। तो उम्मीद है यहाँ पर रूट आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसके पहले आप अगर रूट की संरचना पढ़ते तो रूट में अलग से संरचना पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। इससे ज़्यादा क्वेश्चन रूट से आपके बनने की संभावना नहीं है। जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको बता दिए गए जड़ से क्या पूछे जाते हैं। बाकी फालतू में वीडियो लंबे करने का कोई मतलब है नहीं। तो चलिए इसके बाद हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर एक पॉइंट और लिखा है कि वेलामेन टिश्यू कहाँ पाया जाता है। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा गया है कि वेलामेन टिश्यू कहाँ पाया जाता है। तो जो आर्किड होते हैं या फिर वेंडर होते हैं ऐसे प्लांटों में हमें वेलामेन टिश्यू देखने को मिलते हैं। या वेलामेन टिश्यू आप ऐसे बोल सकते हैं कि जो कि थोड़ा सा लवणीय जल में पाए जाते हैं जो प्लांट, उनमें हमें वेलामेन टिश्यू देखने को मिलता है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा एनाटॉमी ऑफ स्टेम। स्टेम के बारे में हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर स्टेम के बारे में क्या है देखिए, तो लिखा है कि स्टेम डिफरेंशिएट फ्रॉम द प्लूम्यूल ऑफ द एम्ब्रियो। जड़ आपने कहाँ पर से पढ़ा था, रेडिकल से विकास होता है, और स्टेम या तने का विकास कहाँ से होता है, तो प्लूम्यूल से विकास होता है। तो पहला तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपका यही होता है कि स्टेम एम्ब्रियो के किस भाग से बनता है, तो प्लूम्यूल भाग से बनता है। इसके बाद नेक्स्ट है, इसकी जो एपिडर्मिस होती है वो सिंगल लेयर होती है और इसके ऊपर स्टोमेटा मौजूद होते हैं। यहाँ पर देखिए स्टोमेटा मौजूद है। जड़ में क्या था कि स्टोमेटा एब्सेंट होते हैं, रंध्र नहीं पाए जाते थे। यहाँ पर स्टोमेटा भी होते हैं, क्यूटिकल भी होती है। और जो हेयर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। जड़ में कैसे होते थे, यूनिसेलुलर होते थे।
और इन हेयर्स को हम ट्राइकोम्स के नाम से भी जानते हैं, चाहे आप सूट हेयर्स बोल दीजिए या फिर ट्राइकोम्स बोल दीजिए। तो ये तो आपको कंपैरेटिव स्टडी एक तरीके से हो जाएगा कि जड़ और तना आप साथ साथ में पढ़ लेंगे तो आपको अच्छे से कंफर्म हो जाएगा कि इनमें अंतर क्या है। बाकी अभी हमने आपको बताया कि क्यूटिकल मौजूद होती है, तो ये पॉइंट यहाँ पर लिखा गया है। जड़ में क्या था, क्यूटिकल एब्सेंट होती थी। अब देखिए वैस्कुलर बंडल की बात करते हैं। वहाँ पर जड़ में वैस्कुलर बंडल्स आपने क्या पढ़ा था, रेडियल होते हैं। यहाँ पर कैसे होते हैं, कंजॉइंट होते हैं। अब कंजॉइंट के कई पार्ट होते हैं, कोलेट्रल हो सकता है, बाई कोलेट्रल हो सकता है, कंसेंट्रिक हो सकता है। अब कोलेट्रल में भी दो प्रकार का होता है, ओपन हो सकता है, क्लोज हो सकता है, तो कुछ भी पाया जाएगा यहाँ पर। तो वैस्कुलर बंडल्स कैसे होते हैं, कंजॉइंट होते हैं और कंजॉइंट होते हैं। और जाइलम जो होता है वो कैसा होता है, इंडार्च होता है। वहाँ पर जाइलम कैसा होता था, इक्सार्च होता था। इक्सार्च होने का मतलब क्या है कि प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ और मेटाजाइलम अंदर पीठ की तरफ। लेकिन यहाँ पर उल्टा होगा, यहाँ पर प्रोटोजाइलम मीन्स जो छोटा वाला जाइलम है, छोटा वाला कैविटी वाला, वो अंदर की तरफ होगा, पीठ की तरफ, और जो बड़ा वाला जाइलम है वो बाहर की तरफ होगा। तो इसी को इंडार्च बोला जाता है। तो जड़ और तना में अगर डिफरेंस पूछा जाता है तो यहाँ से डिफरेंस आप बता सकते हैं कि इनमें जाइलम तने में इंडार्च होता है और जड़ में कैसा होता है, इक्सार्च होता है। यहाँ पर जो लेटरल ब्रांचेज निकलती हैं वो कार्टेक्स भाग से निकलती है। वहाँ पर किससे निकलती थी, पेरीसाइकिल से निकलती थी। यहाँ पर किससे निकल रही है, कार्टेक्स से निकल रही है। और ये ओरिजिन में कैसी होती है, एक्सोजीनियसली होती है। वहाँ पर आपने पढ़ा था कि पेरीसाइकिल से निकलती है और इंडोजीनियसली होती है। यहाँ पर आप पढ़ रहे हैं कि ये कार्टेक्स से निकलती है और एक्सोजीनियसली होती है। तो ये पॉइंट यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आप विशेष तौर पर रट लीजिएगा कि जड़ में कहाँ से निकलती है लेटरल ब्रांचेज और स्टेम में कहाँ से निकलती हैं। इसके बाद देखिए कुछ खास विशेषता यहाँ पर लिखी गई है कि डाइकाट स्टेम में मीन्स द्विबीजपत्री तने में जो वैस्कुलर बंडल्स होते हैं वो रिंग में अरेंज होते हैं, एक घेरे में व्यवस्थित होते हैं और ओपन टाइप के होते हैं। द्विबीजपत्री पौधों में कैसे होते हैं, ओपन टाइप। ओपन टाइप होने का मतलब है कि जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम मौजूद होता है, तो उसी को ओपन टाइप कहते हैं। जबकि मोनोकाट स्टेम में क्या है कि यहाँ पर कार्टेक्स और स्टील का कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं होता है। मतलब ये नहीं होता कि यहाँ तक का पार्ट कार्टेक्स है, यहाँ तक का पार्ट स्टील है। पूरा का जो पूरा टिश्यू है एपिडर्मिस के नीचे, उसे हम ग्राउंड टिश्यू के नाम से जानते हैं और उसमें वैस्कुलर बंडल्स बिखरे हुए रहते हैं, स्कैटर्ड होते हैं। यहाँ पर क्या है कि एक रिंग में अरेंज है, यहाँ पर क्या होता है कि बिखरे हुए होते हैं, कोई व्यवस्था नहीं होती है और क्लोज टाइप के होते हैं। क्लोज टाइप होने का मतलब कि जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम नहीं मौजूद होता है, कैम्बियम का अभाव होता है। तो इस प्रकार के वैस्कुलर बंडल को हम क्लोज टाइप कहते हैं। तो वही यहाँ पे लिखा है, कभी कभी पूछ लेता है कि डाइकाट स्टेम और मोनोकाट स्टेम में क्या अंतर है। तो डाइकाट स्टेम में क्या है कि जो वैस्कुलर बंडल्स होते हैं रिंग में अरेंज होते हैं और ओपन टाइप होते हैं। जबकि मोनोकाट में क्या है कि वैस्कुलर बंडल्स स्कैटर्ड होते हैं, बिखरे होते हैं और क्लोज टाइप के होते हैं। यहाँ पर देखिए फिगर से आप समझ सकते हैं यहाँ पे। हाँ चलिए देखिए, यहाँ पर सूट हेयर्स है या इसी को ट्राइकोम बोला जाता है। तो ये कैसे आपको दिख रहे हैं, मल्टी सेलुलर दिख रहे हैं, बहुकोशिकीय होते हैं। उसके नीचे यहाँ पर आप देख रहे हैं इपिडर्मिस है, इपिडर्मिस के ऊपर क्यूटिकल पाया जाता है और ये इपिडर्मिस किसकी बनी होती है, पैरेन्काइमा की बनी होती है। उसके नीचे कुछ कोशिकाओं का यहाँ पर आपको लेयर दिख रहा है, हाइपोडर्मिस होता है। हाइपोडर्मिस किसका बना होता है, ये कोलेनकाइमा का बना होता है। इसके बाद यहाँ पर देखिए जनरल कार्टेक्स है, यहाँ पर बीच बीच में कहीं कहीं पर आपको रेजिन डक्ट देखने को मिल जाती है। इसके बाद यहाँ पर देखिए इंडोडर्मिस है, इंडोडर्मिस के नीचे आपको यहाँ पर ये पेरीसाइकिल देखने को मिल जाती है। इसके बाद यहाँ पर देखिए फ्लोएम और जाइलम
कि बीच में कैम्बियम आपको देखने को मिले। ये कैम्बियम है, ये आपका फ्लोएम वाला पार्ट हो गया, ये जाइलम वाला पार्ट है। अब जाइलम में दो है, तो प्रोटोजाइलम यहाँ पर देख रहे हैं पित्त की तरफ है और मेटाजाइलम बाहर की तरफ है, तो इसी को इंडार्च कंडीशन बोला जाता है। बाकी यहाँ पर मेडुलरी रे वगैरह पाई जाती है। पित्त कैसा होता है, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि पित्त में जो कोशिकाएं होती हैं वो कैसी होती हैं, तो पैरेन्काइमेटस कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर एक स्ट्रक्चर आपने देख लिया तने का, स्टेम का, कि इनमें क्या क्या संरचनाएं मौजूद होती हैं। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। ये तो हो गया। ये आपका कद्दू है, कुकुरबिटा। इसके तने का जब टीएस हम काटते हैं तो इसका तना इस तरीके से कुछ पंचकोणीय दिखाई जाता है, पेंटेंगुलर दिखता है। यहाँ पर देखिए 5 कोने दिख रहे हैं। तो इसमें दिखाने का हमारा मतलब केवल इतना ही है कि जो वैस्कुलर बंडल से ये 2 रिंग में व्यवस्थित होते हैं। एक रिंग तो यहाँ पर अंदर की तरफ दिख रही है और दूसरी रिंग हमें यहाँ पर ये बाहर की तरफ दिख रही है। तो यहाँ पर टोटल 10 वैस्कुलर बंडल्स होते हैं, 1 2 3 4 5। अंदर की रिंग में 5 और बाहर की रिंग में 5। तो जो अंदर के रिंग में 5 होते हैं वैस्कुलर बंडल्स, ये बड़े होते हैं, और बाहर की रिंग में जो 5 वैस्कुलर बंडल्स होते हैं ये अपेक्षाकृत छोटे होते हैं। तो यहाँ पर केवल इतना ही आपसे पूछा जा सकता है कि कुकुरबिटा के तने में कितने वैस्कुलर बंडल्स होते हैं, तो 10 वैस्कुलर बंडल्स होते हैं। 5 वैस्कुलर बंडल्स 2 रिंग में अरेंज होते हैं। इनर रिंग वाले वैस्कुलर बंडल्स बड़े होते हैं और आउटर रिंग वाले वैस्कुलर बंडल्स अपेक्षाकृत छोटे होते हैं। चलिए देखिए, इसके बारे में कुछ फैक्ट्स लिखा भी हमने है। हाँ, यहाँ पर देखिए मोनोकाट रूट, आप मोनोकाट स्टेम आप देख लीजिए। ये मोनोकाट स्टेम है। मोनोकाट स्टेम में क्या है कि ये पूरा का पूरा आपको ग्राउंड टिश्यू दिख रहा है। इसमें वैस्कुलर बंडल्स बिखरे, ये वैस्कुलर बंडल से ये, एक वैस्कुलर बंडल से ये है, ये है, ये है। तो जगह जगह पर, या इसका आप यहाँ पर समझ लीजिए, ये जितने भी आपको स्ट्रक्चर दिख रहे हैं अलग अलग, ये सभी वैस्कुलर बंडल्स हैं, ये सब बिखरे हैं। वहाँ पर आपने क्या देखा था कि रिंग में व्यवस्थित है। जैसे कुकुरबिटा में ये देखा आपने कि 2 रिंग में व्यवस्थित थे। यहाँ पर कोई रिंग नहीं है, कोई भी वैस्कुलर बंडल्स कहीं पर भी बिखरा हुआ है। तो यही चीज़ यहाँ पर मोनोकाट स्टेम में दिखाया गया है। इसके बाद यहाँ पर एक और चीज़ है कि जो वैस्कुलर बंडल्स यहाँ पर पाए जाते हैं मोनोकाट स्टेम में, उनके ऊपर एक सीथ मौजूद होता है जिसे बंडल सीथ कहते हैं। और ये बंडल सीथ किसका बना होता है? स्क्लेरेनकाइमा का बना होता है। जबकि जो द्विबीजपत्री तने आपने पढ़े हैं डाइकाट स्टेम, उसमें बंडल के ऊपर, वैस्कुलर बंडल के ऊपर बंडल सीथ नहीं पाई जाती है। लेकिन मोनोकाट प्लांट में क्या है कि बंडल सीथ मौजूद होती है। ये पॉइंट यहाँ से ध्यान दीजिएगा। चलिए देखते हैं कुकुरबिटा के बारे में जो लिखा है कि टोटल 10 वैस्कुलर बंडल्स होते हैं, 2 रिंग रो में होते हैं, प्रत्येक रो में 5 वैस्कुलर बंडल्स होते हैं। आउटर रिंग स्मॉल होती है और इनर रिंग में लार्ज वैस्कुलर बंडल्स होते हैं। पेरीसाइकिल कैसी होती है? स्क्लेरेनकाइमेटस होती है। अब देखिए यहाँ पर डाइकाट स्टेम और मोनोकाट स्टेम में कुछ अंतर लिखा गया है कि सूट हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर डाइकाट स्टेम में सूट हेयर्स होते हैं, लेकिन मोनोकाट स्टेम में सूट हेयर्स नहीं पाए जाते हैं। पिथ यहाँ पर डाइकाट में वेल डेवलप होती है और यहाँ पर पिथ अनडिफरेंशिएट होती है। पिथ का पता ही नहीं रहता है मोनोकाट स्टेम में। वैस्कुलर बंडल्स रिंग में अरेंज होते हैं डाइकाट में, और मोनोकाट में कैसे होते हैं? स्कैटर्ड होते हैं, बिखरे हुए होते हैं। इसके बाद हाइपोडर्मिस की बात करें तो डाइकाट में कोलेनकाइमा की बनी होती है और मोनोकाट में स्क्लेरेनकाइमा की बनी होती है। यहाँ पर बंडल सीथ नहीं पाई जाती है। मोनोकाट में बंडल सीथ मौजूद होती है और फ्लोएम पैरेन्काइमा एब्सेंट होती है मोनोकाट में। ये पॉइंट ध्यान दीजिएगा। जिस समय आपको फ्लोएम का संरचना पढ़ा रहे थे तो वहाँ पर ही हमने बता दिया था कि इनमें फ्लोएम पैरेन्काइमा एब्सेंट होती है मोनोकाट प्लांट में। तो ये पॉइंट यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि फ्लोएम में फ्लोएम पैरेन्काइमा कोशिका जो होती है वो नहीं पाई जाती है। तो इस प्रकार से आपने जड़ और तना की आंतरिक संरचना पढ़ा। यहाँ पर कुछ बेसिक क्वेश्चन हैं जो कि बार बार पूछे जाते हैं।
तो इस पॉइंट को आप ध्यान दे दीजिएगा। इसके अलावा इसमें कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बाकी बुकों में काफ़ी लंबा दिया गया है। एक बार आप मोनोकाट का स्टडी करेंगे, फिर डाइकाट का स्टडी करेंगे, रूट का अलग, स्टेम का अलग, लेकिन टोटल ओवरऑल जो भी क्वेश्चन है इससे बाहर से क्वेश्चन नहीं आना है। तो फालतू में अपना समय और एनर्जी क्यों लॉस किया जाए। जितना भी कम से कम पढ़ के सिलेक्शन आपका हो जाए उतना ही बेहतर है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगले लेक्चर में हम लोग मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे लीफ की एनाटॉमी। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। और अगर इन नोट्स का PDF आपको चाहिए तो आप प्ले स्टोर पर जा कर के, हमारा ऐप है प्राइम बायोलॉजी क्लासेज, उस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पर आपको इनका PDF प्राप्त हो जाएगा।